नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए, हम लोगों ने आपकी मैथ्स पेडागोजी स्टार्ट की थी। इसमें हम लोगों ने आपका पूरा चैप्टर पढ़ा है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पर चैप्टर के क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कर रहे थे। ये चैप्टर हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ा। पूरा चैप्टर आप लोगों का यहाँ पर गणित की तर्क शक्ति, ये पूरा चैप्टर हम लोगों ने बहुत बेसिक से पढ़ा है। ये सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर किए हैं। अब हम लोग चल रहे हैं 125 प्रश्न की ओर, यानी कि यहाँ पर हम लोग आपके 100+ क्वेश्चन की सीरीज में हैं। और हम लोगों ने कल इसके कम से कम 35 क्वेश्चन कर लिए थे। ये पूरा चैप्टर हम लोगों ने बहुत बेसिक से पढ़ा है, ठीक है। और इसके अलावा इस चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। एक मिनट, ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया। देखना यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन हैं, है ना। इसमें हम लोग आ चुके थे 35 क्वेश्चन हम लोगों ने कल कर लिए थे। कितने कर लिए थे? 35 क्वेश्चन हम लोगों ने कल कर लिए थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और 35 के बाद यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, है ना। लास्ट क्वेश्चन जो किया था वो कौन सा किया था? ये हो गया था, 33 हो गया था। ये अधिक जानने की अपेक्षा, जानना कि अधिक उपयोगी है गणितीकरण कैसे किया जाए, डेविड हिलर ने कहा, ये हम लोगों ने कर लिया था। 35 वाले का बी था, ये कर लिया था। 36 वाला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा, है ना दोस्तों। हम लोगों ने कल भी आप लोगों की ये क्लास यूट्यूब पर अपलोड की थी, है ना। और कल की क्लास जिन लोगों ने नहीं देखी, इससे पहले के क्वेश्चन जिन साथियों ने, जिन दोस्तों ने नहीं देखे हैं, वो मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आपको इससे पहले की एक थ्योरी क्लास जिसमें चैप्टर पढ़ाया है, प्लस उसके बाद जो 35 क्वेश्चन है वो वाली क्लास, है ना। वो जिसने नहीं देखी है वो मैसेज करना इस नंबर पे 9893800651 पे, ताकि मैं आप लोगों को इससे पहले की जो क्लासेस है प्लस ये जो पीडीएफ है जिसमें पूरा नोट्स अवेलेबल है पेडागोजी का, ये आप लोगों को दे सकूं। आप ये पीडीएफ पढ़ना, पूरा चैप्टर इसके अंदर बना हुआ है दोस्तों। 9893800651 पे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। आपको ग्रुप में शामिल कर लेंगे। एमपी टेट का ग्रुप है जिसमें हम लोग 1000 से ज्यादा दोस्त शामिल हैं। और हम लोग डेली यहाँ पर 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक ये फ्री क्लास आपकी चल रही है पिछले 2 साल से, ठीक है दोस्तों। तो आप बिल्कुल इस क्लास को ज्वाइन करिएगा, रेगुलर क्लास चलती है। चलिए देखिएगा। और जो लोग पेड कोर्स में देख रहे हैं इस वीडियो को, ये आपके लिए पेड कोर्स में है, ठीक है। इसके बाद वाली क्लासेस आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। जो लोग पेड कोर्स में हैं उनको ही ये क्लासेस मिलेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। उसने कहा है कि प्रत्येक विषम प्राकृत संख्या एक अभाज्य संख्या है। प्रत्येक विषम प्राकृत संख्या एक अभाज्य संख्या है। उत्पत्ति की निम्नलिखित विधियों में किसका उपयोग उपयुक्त कथन के प्रमाण या खंडन हेतु किया जा सकता है? प्रतिवाद द्वारा उत्पत्ति, खंडन विधि, प्रत्यक्ष उत्पत्ति या प्रतिस्पत्ति द्वारा उत्पत्ति। आप लोग बताइएगा क्या आंसर इसका हो जाएगा 36 वाले का। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो रहा है दोस्तों, वो हो रहा है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिस्थिति द्वारा उत्पत्ति। यानी कि यहाँ पर वो बता रहा है कि प्रत्येक विषम संख्या एक अभाज्य संख्या है। यानी कि जितनी भी विषम संख्याएं हैं 1, 3, 5, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, एक अभाज्य संख्या है, ये बता रहा है। ये क्या होगा? प्रतिस्पत्ति द्वारा उत्पत्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 करें। क्या लिखा हुआ है? आज हम लोगों को 100+ क्वेश्चन करना है। आप लोग आंसर करते चलिएगा जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, बाकी तो आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, गणित में दुष्चिंता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है? गणित में दुष्चिंता यानी कि बेवजह चिंता करने के लिए कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है, है ना। तो आप पाठ्यक्रम अगर चिंता का विषय है, विषय की प्रकृति चिंता का विषय है, परीक्षा पद्धति, लिंग, यहाँ पर क्या घटक उत्तरदायी नहीं है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लिंग। यानी कि लिंग का मतलब होता है कि एक तरीके से, अब बहुत सारे दोस्त सोचते हैं कि लड़के जो है मैथ्स में खतरनाक होते हैं, लड़कियां कमजोर होती है। ऐसा नहीं है। यह दुष्चिंता के लिए घटक उत्तरदायी नहीं है कि यहाँ पर इसमें लिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लड़के हैं लड़की हैं, आप मैथ्स सीख सकते हैं, आप गणित विषय सीख सकते हैं। तो इसके लिए कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है? तो वो आपका लिंग यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और इसके अलावा ये जो कोर्स है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स का पेड कोर्स। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, एक मैथ्स का पेड कोर्स चलता है जिसमें स्पेशल ऑफर अभी चल रहा है। आप 1000 रुपए की क्लास मात्र 499 में ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 31 दिसंबर तक आपका ऑफर वैलिड है। आप इससे पहले ज्वाइन करेंगे, 5 दिन शेष है। जो लोग ज्वाइन करेगा वो 499 में ये कोर्स प्राप्त कर सकता है। इस कोर्स के अंदर बिल्कुल बेसिक से सारे चैप्टर पढ़ाए गए हैं। आप इस
ये जो पेडागोजी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इसका वीडियो भी देख सकते हैं आप डेमो के लिए। आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप समझ सके कि पेडागोजी किस तरीके से चल रही है। और पेडागोजी का अलग से कोर्स भी हम लोग बना देंगे, जिन लोगों को स्पेशल पेडागोजी पढ़ना है वो भी पढ़ सकता है। जीरो टू हीरो बैच 100+ वीडियोस है, हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप 999 की जगह अभी मात्र 500 पे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे ही आप लोग ऐप डाउनलोड करेंगे, यहां पर पहला पेज आपको इस तरीके से दिखेगा। आप स्टोर ऑप्शन में जाइएगा, सारे कोर्सेज अवेलेबल है। आप एमपी टेट मैथ्स वाले कोर्स पे सिलेक्ट करिएगा, बाय नाउ पे क्लिक करिएगा। यहां पर तो आप लोगों को वो स्टेट पूछेगा, स्टेट कौन सा है, सिलेक्ट स्टेट करिएगा। केरला, लद्दाख, लक्षद्वीप, आप मध्य प्रदेश सिलेक्ट करिएगा, है ना, मेरा मध्य प्रदेश, ठीक है। प्रोसीड टू पेमेंट करिएगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से आप लोग करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीज गणित में महत्वपूर्ण नहीं है। आप लोग बताइएगा कि कौन सा पहलू ऐसा है जो बीज गणित में महत्वपूर्ण नहीं है। सामान्यीकरण महत्वपूर्ण नहीं है, मानसिक चित्रण महत्वपूर्ण नहीं है, माप महत्वपूर्ण नहीं है, या क्रम परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं है। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा। बीज गणित यानी कि अलजेब्रा हम लोग पढ़ते हैं, आप लोगों को पता होगा, है ना। इसमें आपका सामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन आप लोगों का होता है, मानसिक चित्रण होता है, माप होता है। देखो माप का कोई लेना देना इसमें नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो आप लोग कर रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी कि माप हो जाएगा, कि माप का इसमें कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ये क्लास रिकॉर्डेड है, आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं और इसके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। क्लास रिकॉर्डेड है, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अगर क्लास अच्छी लग रही है, पूरे 100 क्वेश्चन आप लोग देखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम लोग करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है कि गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित है। आप बताइएगा निम्नलिखित पदों में कौन सा पद परिभाषित है। आप लोग आंसर करते हुए चलिएगा। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए समतल, दूसरा ऑप्शन बी बिंदु, तीसरा ऑप्शन सी रेखा, या चौथा ऑप्शन डी कि चतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा निम्नलिखित पदों में, गणित में निम्नलिखित पदों में कौन सा पद परिभाषित है। तो इसका करेक्ट आंसर 39 का आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जिन दोस्तों का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आ रहा है वो बिल्कुल सही है कि कौन सा पद परिभाषित है, तो बिंदु वाला पद जो है वो परिभाषित है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे, देखिएगा और सोल्व करिएगा क्या लिखा हुआ है, कैसे आप लोगों को ये क्वेश्चन सोल्व करना है। आप लोग आंसर करिएगा दोस्तों। लिखा हुआ है गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। परियोजनाएं जो होती है, प्रोजेक्ट जो बनाते हैं, अब वो गणित की प्रोजेक्ट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन कि वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। अन्वेषण का मतलब होता है एक तरीके से खोज या फिर डिस्कवरी या कोई इन्वेंशन। एक तरीके से अन्वेषण का मतलब होता है रिसर्च, है ना। अन्वेषण का मतलब क्या होता है, रिसर्च। तो वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं क्या परियोजनाओं के थ्रू, यानी कि प्रोजेक्ट के थ्रू, क्या उसकी रिसर्च का जो कौशल है, उसकी जो रिसर्च की स्किल है वो डेवलप होती है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कि वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट के नंबर अलग से मिल जाते हैं, क्या इसलिए प्रोजेक्ट को ये सही है, प्रोजेक्ट के लिए ये सही है कि अंक प्राप्त करने का आसान होते हैं। या तीसरा ऑप्शन कि वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, क्या ये बात सही है या सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी कि वे अंतर विषमी अनुबंधों को सिद्ध करते हैं, यानी कि अंतर विषमी अनुबंध क्या होते हैं, उनका इंटर रिलेटेड यानी कि आपस में रिलेट करना, कोई दो विषय को अनुबंध को रिलेट करना और उनको प्रूव करना, तो क्या ये इसके लिए होता है। तो आप लोग बताइए कि कौन सा सही नहीं है। प्रोजेक्ट के बारे में इन चारों में से कौन सी बात सही नहीं है। क्या प्रोजेक्ट अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। ये आपकी रिसर्च स्किल को डेवलप करते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट दिया, मान लो जैसे हम कॉलेज में थे, है ना, तो प्रोजेक्ट मिला था हमको कि यहाँ पर बीकॉम में थे हम, यहाँ पर कॉमर्स का ये कर रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, तब ये प्रोजेक्ट मिला था कि आप जो भी बैंक में है उनसे जाकर के ये चीज़ें आप पता करो कि ये वो वगैरह, तो सारी चीज़ें वहाँ पर हम लोगों ने रिसर्च की थी इस तरीके से, है ना। तो ये अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करती है, बिल्कुल रिसर्च स्किल को आपको डेवलप करती है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ये जो बी वाला ऑप्शन है ये गलत है कि गणित में अंक प्राप्त करना आसान हो जाते हैं। क्या प्रोजेक्ट के नंबर जो है, नंबर के लिए ये होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, है ना।
हालांकि होता नंबर के लिए ही है, पर आंसर में इसको गलत करना है। ठीक है, वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, जी हाँ बिल्कुल बढ़ाते हैं। अंतर विषय अनुबंधों को सिद्ध करते हैं, हालांकि असल जिंदगी में ये वाली बात सही है, बी वाली बात सही है, बाकी तीनों गलत है। लेकिन परीक्षा में आप किताबी ज्ञान की तरफ देखें तो ये वाली बात गलत है कि गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, जबकि प्रोजेक्ट जो है वो नंबर बढ़ाने का ही काम करते हैं, बाकी और काम कोई नहीं करते, क्योंकि अपन जिस जगह हैं उस जगह में यही चीज चलती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर भी होगा कि गणित में अंक प्राप्त करना आसान होता है इस तरीके से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 40 का? इसका आंसर हो जाएगा यहां पर बी वाला। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है और आप किस तरीके से इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 लिखा है कि ज्यामिति में उपपत्ति लिखना संकेत करता है। ज्यामिति में उपपत्ति लिखना संकेत करता है, किसकी ओर संकेत करता है? ऑप्शन नंबर ए की द्विस्तंभीय तालिका को, जिसमें अभिग्रहित और निगमन हो, किसी आकृति को खींचने के पद को, कथन के तर्क या औचित्य को, या ज्यामितीय प्रश्न के वर्णन को। तो आपको बताना ज्यामिति में उपपत्ति लिखना संकेत करता है, किसकी तरफ संकेत करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन के तर्क या औचित्य को संकेत करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये ज्यामितीय उपपत्ति लिखना जो है कथन का तर्क या उसके औचित्य को संकेत करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को आंसर करते हुए चलना है, और इन क्वेश्चंस की, ये जो क्वेश्चन है सारे, इनकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। आप बाद में भी इन क्वेश्चन की पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, इनके साथ में आंसर भी रहते हैं दोस्तों, इस पीडीएफ के अंदर ही आंसर भी रहेंगे। तो जिन दोस्तों को ये पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, वो मैसेज कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर। आप लोग ग्रुप में ऐड हो सकते हैं ताकि वहां आपको सभी पीडीएफ मिलती रहे। डेली जो क्लासेस होती है उनकी लिंक भी आपको मिलती रहे। आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9893800651 पे, ताकि आपको सभी प्रकार की पीडीएफ जो है वो प्राप्त हो सके, आप ग्रुप में ऐड हो सके। ठीक है दोस्तों, तो मैसेज आप लोग कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा क्या लिखा हुआ है। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? है ना, ये जिन लोगों ने, देखो जिन लोगों ने थ्योरी वाली क्लास, जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, जिन लोगों ने ये जो पेडागोजी का चैप्टर आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ाया था पढ़ा होगा, उन लोगों को इसका आंसर बहुत अच्छे से याद है। और अभी आंसर भी अगर ये यूट्यूब पे लाइव चल रहा है तो वो कर रहे होंगे, और उनको अगर देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि इनमें से ABCD में से कौन सा आंसर आपका सही है। उन लोगों को पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही है। जिन लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है वो पढ़े, मेरे इस नंबर पर मैसेज कर दे, मैं आपको वो वीडियो की लिंक दे दूंगा। आप यूट्यूब पे उस पूरे वीडियो को पढ़िएगा जो चैप्टर पढ़ा रखा है वो 9893800651। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका आ रहा है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 42 का सी वाला सही है कि श्रीनिवास रामानुजन आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि स्वशिक्षित भारतीय गणितिक प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? श्रीनिवास रामानुजन थे। आप लोगों को एक क्वेश्चन भी आया था ना कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कल कि हार्डी रामानुजन संख्या कौन सी है, हार्डी रामानुजन संख्या कौन सी है, ये क्वेश्चन भी आपका आया था। इसका क्या आंसर है आप लोग कमेंट में करिएगा सभी दोस्त कि हार्डी रामानुजन संख्या क्या है ना, आप लोग आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए जो लोग देख रहे हैं बाद में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा है। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? ठीक है, 43 वाला क्वेश्चन जो करिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट है इनके लेखक, भास्कराचार्य है। भास्कराचार्य की तो वो थी ना लीलावती, हम लोगों ने पढ़ लिया ये वाला क्वेश्चन तो, कि लीलावती पुस्तक किसने लिखी? भास्कराचार्य ने लिखी है। और इसका अनुवाद किसने किया था? जेम्स टेलर ने किया था ना इसका अनुवाद, हिंदी अनुवाद लीलावती का। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इससे पहले वाला वीडियो देखा क्वेश्चन वाला नहीं देखा? इससे पहले 35 क्वेश्चन हुए हैं, वो वीडियो किस किसने देखा लिखो यस। ठीक है, लिखा है तो देखा है तो ठीक है। भास्कराचार्य ने लीलावती लिखी, उसका अनुवाद टेलर ने किया, जेम्स टेलर ने, है ना, जेम्स टेलर था, कौन था देख लेना, है ना। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? 43 का आंसर क्या आ रहा है दोस्तों? सोल्व करिएगा आप लोग। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 43 का आ रहा है सी, कि ये जो गणित सार संग्रह है ये किसने लिखा? तो गणित सार संग्रह लिखा है महावीराचार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना है कि गणित सार संग्रह किसने लिखा है। इसका एक वीडियो बना देंगे जिसमें सारी
मैथ्स की किताबें जिनने लिखी है, जो मैथ्स पेडागोजी में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम लोग बिल्कुल एक वीडियो बना देंगे, ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे, महावीराचार्य ने लिखी है, ऐसा एक वीडियो बना देंगे अगर इस वीडियो पर 300 लाइक होते हैं तो। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा और करने की कोशिश करिए। क्या लिखा हुआ है कि माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। माप की अवधारणा अगर विकसित करना है तो अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए कि शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं, शिक्षार्थी मीटर इकाइयों के बीच संबंधों को स्थापित करते हैं। तो आप लोगों को ये जो क्रम है 1 2 3 4, ये कौन सा क्रम सही है अगर माप की अवधारणा विकसित करनी है? तो 44 का आंसर क्या आप लोगों का बन रहा है? ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और करने की कोशिश करिएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो बहुत सिंपल लेवल है सीटेट में पेडागोजी का, वो नहीं पूछा जाएगा। एमपीटेट में थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पूछ सकता है। आप लोगों को सभी तरीके के क्वेश्चन पढ़ना चाहिए और उनको समझना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर 44 का आ रहा है डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3214। इसका मतलब सबसे पहला क्रम यह है, जब भी माप की अवधारणा सीखना है कि मापन इकाई वाला समझना है, तो उसकी अवधारणा यह है कि सबसे पहले विद्यार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। सरल अवलोकन द्वारा सत्यापित करते हैं मतलब चीजें सिंपल वे में सीखते हैं। फिर ठीक है, उसके बाद 2 यानी कि फिर शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। अमानक इकाइयों का प्रयोग करना मतलब मानक इकाइयां वो जो रेगुलर सबके लिए दी हुई है ना, अमानक वो जो खुद बनाते हैं। जैसे कि मान लो यहां पर आपको एग्जांपल दूं तो एक सब्जी वाला जो है उसके पास 500 ग्राम के लिए 100 ग्राम के लिए एक पत्थर रहता है। ठीक है, वो पत्थर बिल्कुल साफ पत्थर रहता है ना देखा होगा आपने। वो पत्थर जो है वो उसके हिसाब से 100 ग्राम का बाट है, 200 ग्राम का बाट है, ये अमानक इकाइयां होती है। ठीक है, और मानक इकाइयां क्या होती है? जो व्यवस्थित बाट हम लोग लेके आते हैं जिसपे 1 किलो लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो यही वो बोल रहा है। फिर इसका क्रम है 1 यानी कि शिक्षार्थी फिर नापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। फिर लिखा हुआ है शिक्षार्थी मीटर इकाइयों के बीच संबंधों को समझते हैं कि मीटर इकाइयां जो है उनके बीच संबंध को समझते हैं। सबसे लास्ट प्रोसेस ये है। तो आपके माप की अवधारणा को विकसित करने के लिए अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। तो सबसे पहला क्रम जो होगा वो सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करना, फिर उसके बाद अमानक इकाइयों का प्रयोग करना, फिर मानक इकाइयों का प्रयोग करना, फिर लास्ट में मीटर इकाइयों के बीच संबंध को जानना। जो मीटर इकाइयां हैं उनके बीच संबंध को जानना कि जैसे डेकामीटर अलग होता है, किलोमीटर अलग होता है, ये सारी चीजें। तो माप की अवधारणा सीखने में ये क्रम आपका लगेगा कि सरल अवलोकन, फिर अमानक, आप लोगों को ध्यान रहे सरल अवलोकन है ना, फिर उसके बाद अमानक, फिर अमानक के बाद मानक पे आ जाएंगे, फिर उसके बाद उनके बीच संबंध करेंगे। तो ये आपका प्रोसीजर पूरा रहता है। इसका करेक्ट आंसर 3214 यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आ रहा है दोस्तों। इसके अलावा जो दोस्त ये पूरी आपकी पेडागोजी और चैप्टर वाइज पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं उनको मैं बता दूं यहाँ पर मैथ्स का शानदार कोर्स अवेलेबल है। आप बिल्कुल ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स का पेड कोर्स, जो कि स्पेशल ऑफर 31 तारीख से पहले 499 में अवेलेबल है। आप बिल्कुल ज्वाइन करें, ये बेस्ट कोर्स आपके लिए होने वाला है। आप लोगों को मैथ्स यानी कि नंबर सिस्टम से लगाकर ज्योमेट्री तक पूरा मैथ्स पढ़ाया गया है, प्लस पेडागोजी भी इसमें शामिल है। 1 तारीख के बाद यानी कि 31 से 1 तारीख के बाद ये प्राइस आपकी 1000 हो जाएगी। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, विचार कर रहे हैं, पहले ज्वाइन कर लेना, फिर बाद में 1000 प्राइस का रहेगा। आप मैसेज करना 9893800651 पे, ताकि आप लोग ग्रुप में ऐड कर ले जाए। ये जो पीडीएफ है आप पहले चैप्टर की पूरा थ्योरी की क्लास प्लस ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। आप जो लोग ऐप में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये वीडियोस जो है ये थोड़ा सा यूट्यूब पे है, इसलिए थोड़ा सा आपको ये चीज देखना पड़ रही है। बाकी इसके बाद वाले वीडियोस जो है वो पेड कोर्स में ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यूट्यूब पे नहीं हो पाएगा। और जैसे आप लोग एक ऐप डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहला वीडियो सबसे पहली जो स्लाइड है आपको ये दिखेगी। आप स्टोर ऑप्शन में जाइएगा, एमपीटेट मैथ्स वाला कोर्स ज्वाइन करिएगा, बाय नाउ पे क्लिक करिएगा तो वो आपसे लोकेशन पूछेगा। लोकेशन में आप सिलेक्ट स्टेट करिएगा, मध्य प्रदेश सिलेक्ट करिएगा, प्रोसीड टू पेमेंट, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से पेमेंट हो जाएगा। और जिन लोगों के पास पेमेंट मेथड नहीं है वो मेरे इस नंबर पे मैसेज करना व्हाट्सएप पे, मैं आपको बताऊंगा कैसे पेमेंट करवाना है और कैसे क्या चीज रहेगी। ठीक है, 9893800651 पे मैसेज कर देना दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर अपना जो है कौन सा वाला है
है ना, ये कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 45 देखना मेरे दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, कैसे आप लोग करेंगे। लिखा है एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है, क्या जरूरी होता है, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल कर लेना, ये सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें समझ बनाना। देखो क्या बोल रहा है कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी होता है कि सवालों के जवाब उत्तर देने में तकनीक में निपुणता अगर हो, कि जैसे ही सवाल पूछा आंसर दे दिया, तो क्या अच्छा गणितज्ञ होगा। या दूसरा नंबर ऑप्शन की अधिकतर सूत्रों को याद करना, कि सारे सूत्र याद कर लिए भाई साहब हमने, तो क्या अच्छा गणितज्ञ हूं मैं। या कि बहुत जल्दी सवालों को हल करना, जैसे सवाल दिया आंसर तुरंत, क्या अच्छा गणितज्ञ होने के लिए यह जरूरी है। या ऑप्शन नंबर डी कि सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, क्या ये जरूरी है। तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा होगा, जैसा मुझे आप लोगों पर विश्वास है। आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर डी, और बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप जीतते हैं, आप मारुति है ना, आपकी जो स्विफ्ट डिजायर है, आप जीतते हैं स्विफ्ट डिजायर का फोटो, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। चलो क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है। दोस्तों बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष हो, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है। यानी कि आप लोगों को बताना है कि संख्याओं के संदर्भ में जो प्राथमिक कक्षा के बच्चे हैं जिनकी उम्र 8 से 9 वर्ष है, पहली से 5वीं तक के जो बच्चे होते हैं उनकी बात हो रही है ना, तो वो किस समुच्चय में प्रवीण है। वर्गीकरण करना, प्रतिवर्तिता, आनुपातिक विवेचन में है, या फिर पंक्तिबद्धता, प्रतिवर्तिता, आनुपातिक विवेचन, या पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, आनुपातिक विवेचन, या पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण या प्रतिवर्तिता। तो क्या आंसर आपका हो जाएगा 46 का। इसका करेक्ट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा, आप लोग कर लो, पहले आप आंसर कर लो। इसका मैं आंसर सही वाला बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए बी सी नहीं, आंसर होगा डी वाला, कि पंक्तिबद्धता होगी, फिर वर्गीकरण और प्रतिवर्तिता में वे निपुण हैं। यानी कि आपके प्राथमिक कक्षा के बच्चे जो 8 से 9 वर्ष वाले होते हैं इस समुच्चय में निपुण होते हैं, पंक्तिबद्धता करने में, वर्गीकरण करने में और प्रतिवर्तिता करने में। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। क्या लिखा हुआ है, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों सोल्व करिएगा आप लोग, क्या आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, सोल्व करना है। क्या आंसर आपका आ रहा है कि आकृतियों के संबंध में कौन सा प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं, प्रतिरूप, कोण, सममित या चौपड़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 47 का, आप लोग कर रहे होंगे। इसका आंसर मैं बता देता हूं, 47 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोण से संबंध, कोई संबंध नहीं है। प्राथमिक स्तर के बच्चों है, आकृति में उनके कोण से कोई लेना देना नहीं। ये आपके मिडिल स्कूल तक आता है, 9वीं 10वीं या 8वीं तक आता है। प्राथमिक स्तर पे कोण का कोई लेना देना नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 48 वाले पे। 1 मिनट रुकिएगा, है ना। चलिए 48 वाले पे चलते हैं, 1 मिनट। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 पे हम लोग थे और करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल इजी वे में हम लोग सीख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 47 आपका देखिएगा, कहाँ तक था आपका। ठीक, 1 मिनट। 47 वाला था ना, ठीक है, ये कर लिया था हम लोगों ने। हाँ 47 ये हो गया था। 48 वाला क्वेश्चन देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा ध्यान से। लिखा हुआ है, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्न में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता। दोस्तों तो पढ़िएगा ध्यान से और सोल्व करिएगा क्या लिखा है, कैसे आपको करना है। ठीक है, तो बहुत ईजी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन पढ़िएगा, कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना या लैंगिक भेद। ठीक है, तो ये आप लोगों को पिछले जो क्वेश्चन आए हैं, अगर आपने पहले सारे क्वेश्चन किए हैं तो आप लोगों को आंसर यहाँ पर दिख रहा होगा कि 48 का आंसर क्या हो जाएगा कि गणित से भयभीत होने के लिए और उसमें असफल होने के लिए कौन सा कारण नहीं हो सकता, कि किस कारण से फर्क नहीं पड़ता कि आप गणित से भयभीत होते हैं या असफल होते हैं।
तो 48 का जो आंसर है दोस्तों ये बता रहा है आप लोगों का बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि लैंगिक भेद जो है वो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहे लड़के हैं लड़की हैं, है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप गणित से भयभीत होंगे। ऐसा नहीं है कि लड़कियां हैं तो गणित से भयभीत होगी, डरेगी या गणित में असफल हो जाएगी। गणित में महिलाएं जो है वो पुरुषों से कई आगे हैं दोस्तों, है ना। आप लोगों को पता है, मैंने बताया भी था, एग्जाम्पल दिया था कि घर में जो अपने मम्मी है, मम्मी को पूरा गणित पता है कि कितने पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कहाँ क्या लगाना है, पूरा गणित मम्मी के पास होता है। तो गणित में तो आप महिलाओं को तो ऊपर ही मान के चलिएगा, ठीक है। और कक्षा में आपने जो कक्षा में बहनें हैं, मुझे पता है कितनी तेज है गणित में, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर 48 का क्या हो जाएगा कि इसमें कोई सा कारण नहीं माना जा सकता है, तो लैंगिक भेद नहीं माना जा सकता। इसका करेक्ट आंसर 48 का हो जाएगा डी वाला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा ध्यान से और करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना यानी कि 1/2 समझाना है कि आधा क्या होता है। तो उसका परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। वो क्या करता है कि उनको आधा जो है वो सिखाना है कि आधा क्या होता है। वो अगर संकल्पना उनको सिखानी है तो उनको किस क्रम में सिखाएगा कि चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है, पहला स्टेप ये है, या आधे का चिन्ह दिखाता है, चिन्ह लिखता है, या बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। मूर्त पदार्थ यानी कि अमूर्त और मूर्त बताया था मैंने, अमूर्त और मूर्त का फर्क पढ़ाया था आपको, जो क्लास पढ़ाई थी पेडागोजी की बेसिक से, उस क्लास में हम लोगों ने सीखा था मूर्त, गणित का अमूर्त विषय है ना। और मूर्त हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मूर्त अमूर्त का मैंने सिखाया था। मूर्त यानी कि जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, और अमूर्त का मतलब जिसको छू नहीं सकते, इनटेंजिबल सिखा था ना हम लोगों ने। टेंजिबल का मतलब जो वास्तविक भौतिक चीजें हैं जिनको छू सकते हैं, और अमूर्त मतलब इनटेंजिबल जिनको छू नहीं सकते, जिनको हाथ में नहीं टच कर सकते, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, या कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। तो इसका क्या क्रम होना चाहिए जब कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना पढ़ाना है, उनका परिचय देना है। तो इसका करेक्ट आंसर 49 का ए बी सी डी में से कौन सा क्रम होगा कि तीसरा क्रम पहले होगा, फिर पहला, फिर चौथा, फिर दूसरा, ये होगा, या फिर तीसरा चौथा पहला दूसरा, या पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसी क्रम में बताना है, या दूसरा पहला तीसरा चौथा, कौन सा क्रम इसका सही हो जाएगा 49 वाले का। तो क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आधा अगर समझाना है कि आधे के बारे में परिचय देना है कक्षा 3 के विद्यार्थियों को, तो कौन सा क्रम होना चाहिए। क्या सबसे पहले आपका पहला वाला क्रम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए कि तीसरा पहले पढ़ाए, फिर पहला, फिर आपका चौथा और फिर दूसरा, या फिर आपका दूसरा वाला क्रम कि तीसरा पहले हो, फिर उसके बाद चौथा, फिर उसके बाद पहला, फिर दूसरा। तो आप लोगों को बता दूं इसका करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने मैं लिख देता हूं, एबीसीडी में से कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, यानी कि सबसे पहले तीसरा वाला क्रम आएगा। तीसरा बोले तो कि सबसे पहले मूर्त पदार्थ लेकर के आएंगे और उनको आधा करके विभाजित करके बताएंगे। मान लो कोई भी चीज लेकर के आए, मान लो कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, मान लो वहां पे चौक है, चौक तो होती नहीं है अब, है ना, अब वो मार्कर वाले पेन आ गए हैं, ठीक है। मान लो वहां पे चौक है, तो उस चौक को क्या करेंगे, उसको आधा तोड़ के बताएंगे। यहां से क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, इसको 2 बटे कर देंगे, इनका दो भाग कर देंगे। तो सबसे पहला जो होगा कि ये हो जाएगा तीसरी वाली चीज, यानी कि बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, सबसे पहला क्रियाकलाप ये हो जाएगा। उसके बाद फिर पहला, उसके बाद क्या करता है, चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया, चित्र बताएगा जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है कि आधा क्या होता है। फिर उसके बाद चौथा, यानी कि कहानी और शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है, फिर कहानी और शब्दों के माध्यम से बताएगा कि आधा क्या होता है। फिर सबसे लास्ट में आधे का चिन्ह दिखाता है कि आधा कैसे करते हैं, आधे का चिन्ह वो लिखता है। तो ये क्रम होगा जब भी कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना समझाना है, तो ये क्रम आपका होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आप लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, ये पेड कोर्स का वीडियो है, वैसे पेड कोर्स में पूरा चैप्टर पढ़ाना है, लेकिन ये पहला चैप्टर आप लोगों के लिए यूट्यूब पे भी फ्री है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ चीज अच्छी
लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं आप लोग, क्लास को शेयर जरूर कर सकते हैं अपने प्रियजन के साथ, यानी कि अपने जो पक्के दोस्त हैं उनको जरूर बता सकते हैं कि लेयर 3 पर आपकी क्लासेस चल रही है। संविदा वर्ग 3 के लिए मैथ्स की कक्षाएं डेली होती है 7:30 से 9, जिसमें हम लोग आज तो स्पेशल पेडागोजी की क्वेश्चन कर रहे हैं, ये रिकॉर्डेड सेशन है लेकिन लाइव रहता है रोज 7:30 से 9 बजे तक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती है। प्राथमिक स्तर पर यानी कि जो बच्चे हैं पहली से 5वीं तक, उनमें गणित की पहेलियां मदद करती है। किस तरीके से मदद करती है? 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, कौन सा वाला इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, करने की कोशिश करेंगे। लिखा है कक्षा में प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में मदद करती है, या विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में मदद करती है, या समस्या समझाने के कौशल को परखने में मदद करती है, या समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में मदद करती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए कि कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। क्या पहेलियां, जो गणित की पहेलियां होती हैं, जैसे पहेलियों में ऐसे बॉक्स बने होते हैं, है ना, बॉक्स में आपकी पहेलियां होती है इस तरीके से, है ना, जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा हुआ हो 1, फिर यहाँ 4 लिखा हो, फिर यहाँ लिखा हो 9, फिर यहाँ लिखा हो 16, यहाँ लिखा हो 25 और यहाँ x दिया हो, तो आप लोगों से पूछा जाए कि x का मान क्या होगा, तो आप लोग क्या आंसर इसका करेंगे। हालांकि यह आंसर नहीं करना है, आपको इसका आंसर करना है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की जो पहेलियां होती है वो किस प्रकार से मदद करती है। कक्षा में प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में काम आती है कि हाँ भाई जिसने गणित की पहेलियां सोल्व कर ली वो प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी, ये पहचानने के लिए काम आती है, या विद्यार्थियों का मनोरंजन करने में काम आती है, या समस्या सुलझाने के कौशल को परखने में काम आती है, या समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में काम आती है। तो आप लोगों को जो आंसर आ रहा होगा वो सही आ रहा होगा मेरे हिसाब से, मैं देख तो नहीं पा रहा हूँ, रिकॉर्डेड क्लास है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत बढ़िया, अगर आपने डी दिया है तो समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करता है, यानी कि कोई भी समस्या सामने आती है तो उसको सोल्व करने का जो कौशल है उसमें बढ़ता है। कौशल का मतलब होता है स्किल डेवलप होती है, उसकी जो स्किल डेवलप होती है उसको प्रोत्साहित करने में काम आती है गणित की पहेलियां जो होती है। ठीक है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 50 का। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही होगी। इसके अलावा जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक संविदा वर्ग 3 का मैथ्स पेड कोर्स नहीं ज्वाइन किया है, आप कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही शानदार ये कोर्स होने वाला है। अगर आप लोग मैथ्स बेसिक से सीखना चाहते हैं, अभी तो पेडागोजी भी उसमें ऐड कर दी गई है, तो आप लोगों के 30 नंबर का काम हो जाएगा। 30 आउट ऑफ 30 आप लोग ला सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों के आए हैं, आपके भी आ सकते हैं। 999 की जगह 499 में एक कोर्स अवेलेबल है, बिल्कुल बेसिक से आप लोग सीखेंगे। 31 दिसंबर ये तारीख याद रखना दोस्तों। इसके बाद प्राइस 1000 रुपए हो जाएगी। तो जो लोग ज्वाइन करने की सोच रहे हैं जरूर कीजिएगा, बहुत शानदार कोर्स है। और आप लोग जैसे ही ज्वाइन करेंगे इसमें आप लोगों को 100+ वीडियोस मिलेंगे, 0 to हीरो बेस मिल जाएगी, हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेयर 3 एजुकेशन ऐप आप लोग डाउनलोड करिएगा, स्टोर ऑप्शन से। मेरे इस नंबर पर मैसेज करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ताकि ग्रुप में आप लोगों को सभी तरह की पीडीएफ जो है वो मिलती रहे, अनलिमिटेड एक्सेस हो जाएगा। डाउनलोड कर सकते हैं आप वीडियो को, 6 महीने की वैलिडिटी है, ये 6 महीने तक ये कोर्स आपके पास रहेगा। इसके अलावा जैसे ही आप लोग ऐप डाउनलोड करते हैं दोस्तों, यहां पर आपको मिल जाता है सबसे पहली स्लाइड ऐसी जिसमें स्टोर ऑप्शन आपको दिखेगा। इस स्टोर ऑप्शन में आप लोगों को जाना है, सारे कोर्सेज इसके अंदर हैं। एमपी टेट मैथ्स वाले कोर्स पे क्लिक करिएगा, बाय नाउ करिएगा, 516 के समथिंग पेमेंट अभी बताएगा। आप सिलेक्ट स्टेट करिएगा, आप केरला, लद्दाख, लक्षद्वीप और मध्य प्रदेश पे आप लोग सिलेक्ट करिएगा। सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट करिएगा। फोन पे, गूगल पे, एटीएम, पेटीएम आपके इसमें है तो पेमेंट हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा पेमेंट कैसे करवाना है दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया कोर्स है, आप बिल्कुल ज्वाइन करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं। क्या लिखा हुआ है? गणितीय संरचना उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित संगठित करने की क्षमता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, या गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता। 51 का आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है? गणितीय संरचना जो है वो किस चीज का उल्लेख करती है? गणितीय विचारों को समाहित करने का, है ना, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, या गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, गणितीय संरचना किसका उल्लेख करती है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, कि गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता गणितीय संरचना का उल्लेख करता है। आगे बढ़ेंगे साथियों और क्वेश्चन नंबर 52 करेंगे। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? यहां लिखा है कि एक विद्यार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत क्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, तो वह है।
अगर कोई व्यक्ति जो है, कोई विद्यार्थी जो है, वो पूर्णांक को, भिन्न को, दशमलव संख्याओं को चारों आधारभूत क्रियाएं संपन्न करने में अगर समर्थ है तो वो कौन सी अवस्था में है? विभाजनात्मक अवस्था में है, उपादान अवस्था में है, संक्रियात्मक अवस्था में है, या परिणात्मक अवस्था में? कौन सी अवस्था में वो होगा अगर वो पूर्णांक, भिन्न, दशमलव संख्याओं पे चारों आधारभूत संक्रिया, जैसे जिन लोगों ने पेड कोर्स लिया है, जिन लोगों ने आपकी सारी चीजें पढ़ी है, जिन्होंने भिन्न में भी सीखा था कि चारों आधारभूत क्रियाएं क्या होती है, वो कौन सी होती है, प्लस, माइनस, गुणा और डिवाइड, ये सारों चीजें हम लोगों ने सीखी थी, है ना। भिन्न का वर्गीकरण हम लोगों ने सीखा था, भिन्न में मूलभूत संक्रियाएं करना सीखा था, है ना। तो कौन से स्टेज में वो है ना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है? 52 का करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है? तो 52 का जो आंसर होगा वो मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि संक्रियात्मक अवस्था में है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि वो कौन सी अवस्था में है? संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं। क्या लिखा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आप लोग सोल्व करिएगा। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? अगर आप प्राथमिक स्तर पर गणित की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक खरीदना चाहते हैं या उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कौन सी विशेषता उसमें सबसे महत्वपूर्ण होगी? आपका पहला ऑप्शन दोस्तों कि उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। कोई भी अवधारणा समझा रहे हैं तो उसका परिचय संदर्भ के द्वारा, यानी कि इसके रिलेटेड कुछ चीज बताकर दिया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथातथ्य अभ्यास किया जा सके। उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज होनी चाहिए ताकि हम लोग उसमें बहुत सारी चीजें सीख सके, अभ्यास कर सके। आकर्षक और रंगीन होना चाहिए, है ना, कि भैया कोई सी भी किताब दे दो उसमें कुछ भी हो पर दिखनी अच्छी चाहिए, रंगीन होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। या वो मोटी और बड़ी होनी चाहिए कि भाई साहब बड़ी किताब दे दो आप, तो है ना, बड़ी चाहिए हमको, तो है ना, ऐसा। तो चारों ऑप्शन में से कौन सी चीज सही है ना। हालांकि बहुत सारी है ना, ठीक है, चलो अभी मजाक नहीं करते हैं, इस पे आ जाते हैं। तो बोल रहा है प्राथमिक स्तर पर जो गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक होना चाहिए उसमें कौन सी विषय, आप लोगों को पता है कि इसका आंसर क्या है ना। अगर किसी का ये आ रहा हो आकर्षक और रंगीन होना चाहिए, है ना, जिंदगी रंगीन हो जाएगी वर्ग 3 के बाद, है ना। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपको बता दूं, वैसे आपका सही आ रहा है ना, 53 का, है ना, बिल्कुल 53 का ए वाला आंसर है। मतलब उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों द्वारा दिया जाना चाहिए, यानी कि उसमें जो अवधारणाएं हैं वो बहुत अच्छे से समझाई गई हो, ऐसी पुस्तक अच्छी पाठ्य पुस्तक होगी दोस्तों, उसमें ये विशेषता जरूर होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? 53 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 देखना। वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होती जा रही है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है? दोस्तों वैदिक गणित आप लोग जानते होंगे। वैदिक गणित जो है, वैदिक गणित का मैं आपको बताता हूं। वैदिक गणित जो होती है उसमें कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो सकती है। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने वैदिक मैथ्स सीखी होगी, यूट्यूब पे देखा होगा, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे वैदिक मैथ्स के। जिन लोगों ने नहीं देखे देखिएगा। आपके ऑप्शन क्या है? विद्यार्थियों के गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ के लिए ये जरूरी है वैदिक गणित, या विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल के लिए जरूरी है ना, इसलिए लोकप्रिय होती जा रही है, या विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता के लिए वैदिक गणित है, या गणित में गणना के कौशल तथा गति। इसलिए मैं समझा नहीं रहा था, है ना, क्योंकि आंसर आ जाता है समझाने पे। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों 54 का, कि गणित में गणना के कौशल में अगर गति प्राप्त करनी है तो वैदिक गणित बहुत जरूरी, वैदिक मैथ्स आपकी बहुत जरूरी है। उसमें शॉर्ट ट्रिक बताई जाती है। जैसे मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि 11 का गुणा किसी भी संख्या से करते हैं, जैसे 11 गुणा 52 से करते हैं, तो वैदिक मैथ्स ये कहता है कि 52 को अलग अलग आप लिख दो, 5 2 को अलग लिख दो, और 5 और 2 को जोड़ के बीच में 7 लिख दो, तो 11 का गुणा 52 में हो गया। ये वैदिक में की ट्रिक है जिससे कैलकुलेशन जो है वो फास्ट हो जाए। जैसे 11 गुणा मान लो 63 में करना है, तो 63 में करना है तो 6 और 3 लिखा, 6 3 को जोड़ा 9, तो 693 इसका आंसर हो जाएगा। तो एक चीज मैंने आपको बताई है कि वैदिक मैथ्स का जो प्रयोग होता है वो गणना के कौशल और गति के लिए प्रयोग होता है। तो जैसे 11 का गुणा मान लो आपने किया 22 में, तो 2 और 2 को लिखा, बीच में 4 लिख दिया, तो 242 इसका। तो ये जो है समय बचाता है, ये आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट करता है। वैदिक मैथ्स बहुत अच्छी है, मेरे को नहीं आती है, मैं सीख के आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिकें सिखाने की कोशिश करूंगा, है ना।
बहुत सारे YouTube पे वीडियो अवेलेबल है। देखो YouTube भंडार है ना, YouTube जो है बाजार है पूरा। आप इसमें सर्च करो, जो चीज आपको नहीं आती वो आपको बताएगा। हर चीज का समस्या का समाधान है। आजकल तो ऐसा युग आ गया है YouTube का कि आपको मेरे वीडियो के नीचे भी 10 वीडियो दिख रहे होंगे, है ना, जिसमें आप पढ़ सकते हो, अच्छे शिक्षक का चयन कर सकते हो। आप ध्यान रखना एक चीज कि कौन अच्छा पढ़ाता है ना, ये मैटर नहीं करता। आपको किसका समझ में आता है, ये चीज बहुत मैटर करती है। मान लो कोई बहुत बड़े व्यक्ति हैं जिनका नाम बहुत है, मान लो उनका आपको समझ में नहीं आता, तो वो व्यक्ति आपके किसी काम का नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपका सिलेक्शन होना है, मैं तो आज भी कहता हूं कि आपको मेरा समझ में नहीं आए, आप आज ही क्लास बंद कर दो, किसी और से पढ़ो। दोस्तों ये जो मौके हैं ये बार बार नहीं आते। आप लोगों को वर्ग 3 में सिलेक्शन लेना है किसी भी कीमत पर। आप लोगों को पढ़ना है, आप कहीं से भी पढ़े, समस्याएं आपकी है, सुलझानी आपको है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, बस आपको पढ़ना है और वर्ग 3 निकालना है दोस्तों। चाहे उसके लिए किसी से भी पढ़ना पड़े, कितने भी घंटे पढ़ना पड़े, नोट्स बनाना पड़े, मेहनत करना पड़े, रात भर जागना पड़े, आप लोग जागिएगा, क्योंकि सवाल आपकी जिंदगी का है। कल आपके पास पैसे नहीं होंगे, लोग कदर नहीं करेंगे, समस्याएं जीवन में बहुत सारी आएगी, तो उसके लिए आप पहले सचेत हो जाइएगा। ये 3 महीने आपके पास है, इन 3 महीने में खूब मेहनत करिएगा। कल को मलाल ना रहे कि उस समय में मेहनत कर लेता, मेरा सिलेक्शन हो जाता। ये चीज आप बाद में ना कहें, उसके लिए अभी भिड़ जाइएगा। चाहे आपको दिन में समय ना मिल रहा है, बहुत सारी इसमें बहनें हैं उनको दिन में टाइम नहीं मिलता है, ससुराल में है, बच्चे हैं, है ना, घर की जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी चीजें आपके साथ है। पर आप लोग हार मत मानिएगा। आप लोगों को रात में जब पूरी दुनिया सो रही हो तब अपने आप किस्मत लिखिएगा। आप लोगों को मेहनत करना है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा मोटिवेशन हो गया। संदीप माहेश्वरी का फोन आ जाएगा, है ना, कि भैया क्या हमारा धंधा बंद करवाओगे। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा दोस्तों, और करने की कोशिश करिएगा। कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक, लेकिन ये देखो बात सही है, मेहनत आपको करना पड़ेगी क्योंकि जिंदगी आपकी है ना। अपना सब सही चल रहा है, लोगों का सब सही चल रहा है, आपका अगर सही चलाना है तो आपको मेहनत करना है, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधित क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है। वो कह रहा है कि गणित में मनोरंजनात्मक क्या बोलते हैं इसको, मुंह में अटक गया, मनोरंजनात्मक यानी कि जिनसे मनोरंजन होता है वैसे क्रियाकलाप, और चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां यानी कि जिनमें चुनौतियां हैं, ज्यामितीय पहेलियां, ऐसे क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किस लिए इंपॉर्टेंट है आप बताइएगा, कि वे गणित में कम सफल विद्यार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करते हैं, इसलिए सहायक है। या फिर वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा में एक रूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर ले आते हैं, इसलिए जरूरी है। या वे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। या डी वाला ऑप्शन, कि वे प्रत्येक विद्यार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक है। कौन सा वाला इसका आंसर हो जाएगा 55 का, तो आप लोग बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर जो आप लोगों का आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कि प्रत्येक विद्यार्थी की स्थानिक और विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक है। कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी विद्यार्थी हो, उसकी स्थानिक और विश्लेषणात्मक योग्यता यानी कि जो उसका विश्लेषण करने की योग्यता है, उसके संवर्धन यानी कि उसकी वृद्धि में, संवर्धन का मतलब होता है उसकी वृद्धि में, उसकी प्रोग्रेस में सहायक है। इसलिए 55 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने मैथ्स का पेड कोर्स नहीं ज्वाइन किया है वो बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत शानदार कोर्स है, बहुत बेसिक से सिखा रखा है। मैथ्स की पूरी टेंशन खत्म हो जाएगी, आप लोग एक बार पढ़ के देखिएगा। स्पेशल ऑफर अभी चल रहा है, आप अभी ज्वाइन करते हैं तो 500 में कोर्स मिल जाता है 31 दिसंबर तक, फिर प्राइस 1000 होगी। तो जो मेरे दोस्त बच गए हैं ले लेना टाइम से पहले, फिर प्राइस कम नहीं हो पाएगी दोस्तों, ठीक है। चलिए 0 to 0 बैच अवेलेबल है, इसमें आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से सिखाया गया है। ये जो कोर्स है ये उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, जिनको मैथ्स से डर लगता है, वो बिल्कुल ज्वाइन करें। अगर आपको आती है मैथ्स, कोई जरूरत नहीं है ज्वाइन करने की, मत करिएगा, आप शाम वाली क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको ये नहीं पता कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है,
कैसे पढ़ते हैं, तो ये चीज आप लोग पढ़िएगा। लेयर 3 एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करिएगा। एक भी नंबर एग्जाम में कम नहीं पढ़ना चाहिए। मैथ्स में कम से कम 30 में से 29 मेरे सभी दोस्तों के आना चाहिए, इसलिए आप लोग ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप में जाइएगा, स्टोर ऑप्शन में 999 की जगह और इस नंबर पे मैसेज करिएगा। जिनने पेडागोजी के इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा, इससे पहले आपके यूट्यूब पे 2 वीडियो अपलोड है जिसमें थ्योरी वाली क्लास बहुत अच्छे से पढ़ाई है, उसके बाद क्वेश्चन भी कराए हैं। 35 क्वेश्चन वाला वीडियो एक और है, वो भी आप देख सकते हैं। वो मैसेज कर देना मेरे इस नंबर पे, मैं आपको सेंड कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, और आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे उसके अंदर आपको स्टोर ऑप्शन दिखेगा सबसे पहले पेज पे। सबसे पहला पेज यहाँ स्टोर ऑप्शन, सारे कोर्सेज अवेलेबल है। आप लास्ट में जाइएगा, एमपी टेट मैथ्स वाले कोर्स पे जाइएगा, इस पे सिलेक्ट करिएगा। इस पे सबसे ज्यादा लाइक है ये वाला, है ना। इस पे आप बाय नाउ पे जाएंगे, 516 रुपए पेमेंट बताएगा। उस पे आप लोकेशन आपसे पूछेगा, स्टेट सिलेक्ट करिएगा मध्य प्रदेश, प्रोसीड टू पेमेंट करिएगा। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। ये क्यों बता रहा हूं मैं इतनी बार, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद मैं आप लोगों को ये ऑफर नहीं दे पाऊंगा। तो जो ये ऑफर 516 रुपए का अभी मिल रहा है आपको, इसका फायदा उठाइए। वहां पे फिर 1025 रुपए लिखा हुआ आएगा 31 तारीख के बाद। तो जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं कर लेना दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा ध्यान से, कि एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वो अवस्था कौन सी है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विभाजनात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, आरंभिक अवस्था या परिणात्मक अवस्था। एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्याओं संबंधित संक्रियाओं को कर लेता है, मतलब प्लस माइनस गुणा भाग कर लेता है, भिन्नों के संप्रत्ति की व्याख्या कर लेता है और उस सब में सक्षम है, तो कौन सी अवस्था में। हम लोगों ने क्वेश्चन किया था अभी, अगर आपको याद हो, अभी क्वेश्चन आया था और उसका आंसर आप लोगों को अगर याद हो, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो रहा है, जिन दोस्तों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, इसका संक्रियात्मक अवस्था बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, इसमें सबके आंसर भी हैं। आपको 100+ क्वेश्चन इनमें मिल जाएंगे। आप लोग मैसेज कर दीजिएगा मेरे नंबर पे जिनको भी ये पीडीएफ लेना है, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगी, बहुत इसमें आपको समझ में आएगा, सारे क्वेश्चन आपके पास, प्लस थ्योरी वाली पीडीएफ में मैं दे दूंगा जिसमें चैप्टर पढ़ा रखा है, वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा। तो आप लोग बिल्कुल पढ़े यार, जब फ्री में मिल रहा है पढ़ने को जरूर इसका फायदा उठाए। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे सभी दोस्त, करने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देखो जरा, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या संक्रिय चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है। एक बच्चा है जो चिन्हों को नहीं समझ पाता, सिक्कों एवं घड़ियों की सुइयों में अंतर नहीं कर पाता। यह तथ्य इंगित करता है कि जो बच्चा है इसमें किस प्रक्षेत्र में समस्या है, इसके किस चीज में दिक्कत है। श्रवण स्मृति में दिक्कत है ना, या प्रक्रिया स्मृति में दिक्कत है, या दृश्य प्रक्रमण में दिक्कत है, या भाषा प्रक्रमण में दिक्कत है। 57 का आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर वो देख के अंतर नहीं कर पा रहा है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों का आ रहा होगा आंसर। 57 का आंसर क्या आ रहा है, आप लोग कर रहे होंगे मेरे हिसाब से। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि दृश्य प्रक्रमण में आवश्यक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात क्लियर हुई होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 58 वाले पे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, एक मिनट, है ना, 58 वाले पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिएगा 57 वाला हम लोग कर रहे थे, 57 वाला हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। एक मिनट, मैं आपको 58 वाले क्वेश्चन पे लिए चलता हूँ, है ना। चलिए, यहाँ की आवाज़ आती है तो कभी रोकना पड़ता है नीचे, ठीक है। तो देखिएगा सब्जी वाले वगैरह आते हैं ना तो वो आवाज़ आती है, पर वह आप एडजस्ट कर लेना थोड़ा, ठीक है। 57 वाले क्वेश्चन पे हम लोग थे, ठीक है। चलिए देखना, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर लिया था कि अगर वो अंतर स्थापित नहीं कर पाता तो ये जो है दृश्य प्रक्रमण से आधारित है। इस पर इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 करिएगा। क्या लिखा हुआ है, कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कक्षा की 4 की पाठ्यपुस्तक में कुछ समस्याएं दी गई है, इनमें से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। पहला, भारत के झंडे का आरेख बनाइए, झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। दी गई आकृति की दर्पण छवि का आरेख बनाइए, दी गई आकृति में कितनी सममिति रेखाएं हैं, किसी भी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममिति रेखा खींचना। तो ये आप लोग बताइएगा इन चारों में से
कौन सी एक बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? क्या आंसर इसका बन जाएगा दोस्तों? तो बहुत सिंपल, बहुत आसान है कि यहां पर होगा क्या, बहु का मतलब होता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है ना, ये नहीं है। बहु का मतलब यहां पर एक से अधिक की बात हो रही है, ठीक है। तो बहु अनुशासनात्मक समस्या किसमें है? जिसमें एक से ज्यादा समस्याएं हैं। अब इसमें तो आकृति में दर्पण छवि का आरेख बनाना है, इसमें सममिति रेखा बनानी है, इसमें भी सममिति रेखा बनानी है, लेकिन यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एक तो झंडे का आरेख बनाना है, यानी कि यहां पर आपको एक आयत बनाना है, उसमें आपको 3 रेखाएं खींचनी है, 2 सममिति रेखाएं खींचनी है, उसके अंदर यहां पर बनाना है इस तरीके से। फिर उस झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या पहचानी है। तो यहां पर एक से अधिक काम हो रहे हैं, किसमें हो रहे हैं? पहले वाले ऑप्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनता है साथियों, वो बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी, क्लियर तरीके से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। पढ़िएगा ध्यान से और करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है, ध्यान देंगे कि गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों, कलन विधियों और कलन गणित का ज्ञान होना, और परिशुद्धता, लचीलापन, निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। और यहाँ लचीलापन जो है वो किसकी ओर संकेत करता है? यानी कि लचीलापन जो शब्द है ये किसकी ओर संकेत करता है? कि समान प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता होना, या समान निपुणता के साथ अंक गणित और ज्यामितीय समस्याओं का समाधान करने की योग्यता होना, या सी वाला ऑप्शन की एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, या परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने और सभी चरणों को लिखने की योग्यता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 59 का आंसर क्या हो रहा है? वो यूँ बोल रहा है कि गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों का, सूत्रों, कलन और सबका ज्ञान होना। तो यहाँ पर लचीलापन जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कि एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक समस्या आई है, मान लो, समझो आप इसको कैसे समझोगे, मान लो आपको करना है कि दो संख्याओं का योगफल 28 है, उनका अंतर 14 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का योग कैसे करना है? तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। अब उसमें क्या होगा कि इसको एक ही क्वेश्चन को, यानी कि एक ही समस्या, यहाँ क्वेश्चन एक समस्या है, अरे हाँ सर ये तो है ना। तो एक समस्या, एक ही समस्या को एक से अधिक तरीकों से उसे सोल्व कर लेना। जैसे ये जो क्वेश्चन है उसमें आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, या फिर ए और बी संख्याओं का मान निकाल करके उनका वर्ग करके उसमें से घटा दे। तो एक प्रॉब्लम को एक से अधिक उपागमों की तरफ सोल्व करने का मतलब होता है लचीलापन, यानी कि आप, लचीलापन का मतलब होता है लिबरल होना एक तरीके से, उसके लिए एक से अधिक उपाय आपके पास होना, वो लचीलापन कहलाएगा, ठीक है। और दृढ़ता क्या होती है? मतलब एक ही उसका अंतर हो, यानी कि एक ही उसका आंसर करने का तरीका हो, वहां पर दृढ़ता होगी। लचीलापन यानी कि एक से अधिक आंसर करने के बाद आपके उपागम हो, एक से अधिक आप लोगों के पास तरीके हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं बात क्लियर हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं और 20 पुस्तकों किसी को पता नहीं है। 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं, 120 पुस्तकें बच्चों को पढ़ने के लिए दी गई है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी? शिक्षक इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित में से किस मूल्य को पढ़ा सकता है? यानी कि उसने कहा है कि एक तरीके से पुस्तकालय में कुछ इतनी पुस्तकें थी, इतनी उनको दे दी, इतनी अलमारी में रखी, इतनी बच्चों को पढ़ने के लिए दी। तो ये जो चीज है, ये जो प्रश्न है, शिक्षक इसके द्वारा किस मूल्य को पढ़ा सकता है? अन्य की सहायता करना, ये मूल्य पढ़ा सकता है। अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना, ये मूल्य सिखा सकता है। पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना, ये सिखा सकता है। या सहयोग की संवेदनशीलता, ये सिखा सकता है। तो यहाँ पर क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है 60 वाले का? आप लोग सोल्व करिएगा। तो देखो यहाँ पर बात ये हो रही है कि यहाँ पर 100 पुस्तकें नष्ट हो गई है ना, 20 पुस्तकों किसी को पता नहीं है ना। तो ये जो प्रश्न है, इससे शिक्षक ये सिखाना चाहता है कि पुस्तकों की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगर यहां पर ऐसा लिखा होता कि फरहान के पास एक पुस्तक थी और उसके पास
एक से अधिक पुस्तक थी और उसने उसके दोस्त रहीम को एक पुस्तक दे दी ताकि रहीम भी पढ़ सके, इस तरीके की चीज अगर होती तो वहां सहयोग की संवेदनशीलता वाला आंसर आता। लेकिन यहां पर पुस्तकों के बारे में उसने कहा कि 100 पुस्तकें तो नष्ट हो गई, 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं है, तो एक तरीके से देखभाल वाली बात यहां पर आ रही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं जितने दोस्त देख रहे हैं सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों और अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिएगा। लिखा हुआ, चलिए, मैथ्स का पेड कोर्स अवेलेबल है, जो दोस्त चैप्टर वाइज पढ़ना चाहें बिल्कुल पढ़ो, शानदार कोर्स है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 31 दिसंबर से पहले, ताकि आप लोगों को सभी प्रकार के जो ऑफर है उनका फायदा मिले और आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें आप लोगों को लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना होगा, उसके स्टोर ऑप्शन में कोर्स मिल जाएगा। जीरो टू हीरो बैच है, 100+ वीडियोस है, हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 999 नहीं, अभी मात्र 499 में, 31 तारीख तक। ठीक है, तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और इससे पहले थ्योरी की क्लास हुई है, वो अगर आपने नहीं देखी, इससे पहले 35 क्वेश्चन वाला एक अलग वीडियो है, वो नहीं देखा है, तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर देना। वो वीडियो प्लस उनकी पीडीएफ आप लोगों के लिए फ्री है, आप बिल्कुल प्राप्त करें इस नंबर पे मैसेज करके, ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर लो। और डेली जो 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक आपकी क्लास होती है, उसमें भी आप लोग बिल्कुल पधारें। ठीक है, बिल्कुल आपका स्वागत है। और जैसे आप लोग ऐप डाउनलोड करेंगे दोस्तों, यहां पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिखेगा कि आप पहली स्लाइड पे देखेंगे ऐप डाउनलोड करने के बाद, नाम नंबर रजिस्टर करने के बाद यहां पर आपको स्टोर ऑप्शन दिखेगा। स्टोर ऑप्शन में सारे कोर्सेस है, आपको जाना है एमपी टेट मैथ्स वाले कोर्स पे, इस पर क्लिक करिएगा। बाय नाउ पे आप देखिएगा 516 रुपए का पेमेंट बता रहा है। इसमें मैथ्स और मैथ्स पेडागोजी दोनों आपकी हो जाएगी बहुत अच्छे से। लोकेशन पे आप क्लिक करिएगा, सिलेक्ट स्टेट करिएगा, मध्य प्रदेश क्लिक करिएगा, प्रोसीड टू पेमेंट, आप इस नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से हो जाएगा। अगर नहीं होता है, पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं है, तो आप मेरे इस नंबर पे मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे पेमेंट करवाना है और आप कैसे कोर्स अपने मोबाइल में चालू कर सकते हैं। बाकी पढ़ो यार, पढ़ने में आप लोग सीखो, है ना, सीखने का यहाँ पर बहुत फायदा आपको मिलेगा, है ना, आगे भविष्य में भी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 61 और करने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 5 + 3 बराबर कितना। इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। यहां पर एक सीमित उत्तर वाला प्रश्न है, इसका तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न कौन सा होगा, मतलब यहां पर इसके सीमित उत्तर है, लेकिन इसका मुक्त उत्तर वाला प्रश्न कौन सा होगा। 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए, ये होगा। 5 में क्या जोड़ा जाए कि 8 प्राप्त हो सके, ये होगा। कोई ऐसी दो संख्या बताइए जिनका योग 8 है, या 5 और 3 का योग क्या होगा। तो बात समझो आप लोग, 61 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे 5 और 3 जोड़ने को कह रहा है, तो ये आपका सीमित उत्तर प्रश्न है। मतलब इसमें 5 और 3 जोड़ने पे यूं नहीं कि आप 10 आंसर दे दो, ऐसा नहीं है। इसके एक से अधिक उत्तर नहीं आ सकते हैं, उसको सीमित उत्तर प्रश्न कहते हैं। इसका आंसर 8 आएगा। लेकिन ये कह रहा है कि इस सीमित उत्तर प्रश्न को आप क्या करो, तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न बना दो। मुक्त उत्तर प्रश्न का मतलब क्या होता है कि यहां पर मुक्त उत्तर प्रश्न का मतलब होता है जिसमें एक से अधिक जवाब आप दे पाओ। यहां 8 के अलावा कोई आंसर दे पा रहे हो क्या आप नहीं दे पा रहे हो, लेकिन ऐसा प्रश्न बनाओ इसी का, ताकि आप लोग उसके एक से अधिक उत्तर प्राप्त कर सको। तो इसका कौन सा ऑप्शन वाला सही बनेगा, आपका कौन सा ऑप्शन इसका आंसर बनेगा, 61 वाले का। आप लोग करो यार, है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप लोगों को ये जो कोर्स है, पेडागोजी का कोर्स है, ये आपके एमपीटेट वाले मैथ्स में ही शामिल है। आप इस कोर्स में सारे चैप्टर बिल्कुल बेसिक से सीखोगे, प्लस जब हर चैप्टर के आप 100 से अधिक क्वेश्चन मेरे साथ लगाओगे, उनको ऐसे समझोगे, तो आपकी पेडागोजी को लेकर एक समझ डेवलप होगी और आप कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसको करने की योग्यता आप रख पाओगे दोस्तों। तो यहां पर आप लोग देखेंगे, उसने कहा कि 5 3 एक सीमित उत्तर प्रश्न है, इसका आंसर 8 आ रहा है, लेकिन आप मुक्त उत्तर वाला प्रश्न बनाइए, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कि कोई ऐसी दो संख्या बताओ जिनका योग 8 है। अब ऐसे में आप लोग यूं नहीं कह सकते सर 5 3 जोड़ने पर ही 8 बनेगा। मैं आप सबको कह सकता हूं कि 1 और 7 जोड़ने पर भी तो 8 बनता है। यह मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है। आप कहोगे सर 2 और 6 जोड़ने पर भी तो 8 बनता है। आप कहोगे सर 3 और 5 जोड़ने पर भी तो 8 बनता है। आप कहोगे 4 और 4 जोड़ने पर भी तो 8 बनता है ना। तो आपके एक से अधिक उत्तर कब आए, जब आपने क्वेश्चन को यह बोला कि ऐसी दो संख्या बताओ जिनका योग 8 है। अगर आप डायरेक्ट कह देते कि 5 और 3 जोड़ दो, तो यहां पे सीमित उत्तर प्रश्न बनता।
तो समझ में आ रहा होगा कि क्या मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं और क्या इसका आंसर आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो में जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो आप तक पहुंच पा रहा है, तो आप वीडियो को बिल्कुल लाइक कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, पेडागोजी का कोशिश करूंगा यूट्यूब पे भी आपको प्रोवाइड करा पाऊं, पर आप लोग कोशिश करिएगा अगर आप ज्वाइन कर पाए कोर्स तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए, क्योंकि बेस्ट कोर्स है, आप उसमें बहुत कुछ सीखेंगे। वो जो आप सीखेंगे उसका मूल्य 500 से कई अधिक है, क्योंकि 500 रुपए जो है इससे ज्यादा का रिचार्ज आपका हो रहा है आपके मोबाइल में। आप समझदार हैं, जो लोग समझदार हैं वो इस चीज का फायदा उठाइएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा दोस्तों, और क्या लिखा हुआ है, कैसे आप लोग इसको सोल्व करोगे। 62 वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदन मूल्य की संकल्पना क्या है। ऑप्शन नंबर ए कि 2 अंकीय संख्याओं को 2 अंकीय संख्या से गुणा करना है ना, या फिर गुणन के गुणधर्म क्रय गुण और समूह गुण, या गुणन पर आधारित शब्द समस्या, या 3 अंकीय संख्याओं को 10 से गुणा करना। कक्षा 3 में गुणन की जो इकाई में अनुमोदन मूल्य संकल्पना क्या है, कक्षा 3 में जो गुणन की इकाई है उसका मूल्य क्या है, उसकी संकल्पना क्या है। 62 का आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, कि गुणन के गुणधर्म यानी कि गुणधर्म के बारे में जानना, क्रय गुण और समूह गुण के बारे में समझना, तो ये कक्षा 3 के गुणन के इकाई का अनुमोदन मूल्य संकल्पना ये है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों और क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे क्या लिखा हुआ है और आप इसे किस तरीके से सोल्व करेंगे। कि भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा, यह प्रश्न संकेत करता है। भिन्न की इकाई से शिक्षक ने किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा, यह प्रश्न संकेत करता है किसकी ओर। सोचने के उच्च स्तर को संकेत करता है, विश्लेषणात्मक सोच को विकसित करता है, आपका अंकित करता है त्रिमीय आकाशीय सोच को, या सोचने के निम्न स्तर को। तो आप लोग बताइएगा 63 का आंसर क्या हो जाएगा। तो बहुत आसान है, ये यहां पर किन्हीं 5 भिन्न की बात की है, तो सोचने के निम्न स्तर को यानी कि बहुत निम्न स्तर को वो बात कर रहा है कि यहां पर 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कह रहा है। 1/2, 3/4, 5/6 कुछ भी आप बना सकते हैं, सबसे निम्न स्तर है। अगर वो बोलता है कि इनमें इन भिन्नों के बीच आप अंतर बताओ, या इन भिन्नों का आप बताओ कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो वो विश्लेषणात्मक सोच हो जाती, उसमें आप विश्लेषण कर रहे थे। यहां डायरेक्ट बता रहे हो, तो डायरेक्ट बता रहे हो तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कि सोचने के निम्न स्तर की बात यहां पर हो रही है। उम्मीद करता हूं आप लोगों तक बात पहुंच रही है, क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर होता चल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ऐसे पेडागोजी के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप लोगों ने यहां पर टारगेट पूरा किया था 350 लाइक का, तभी ये वीडियोस आपको अवेलेबल हो रहे हैं। ये क्लास पेड क्लास की है ना, पेड क्लास की ये क्लासेस है, पर आपके लिए यूट्यूब पर मैं बना रहा हूं ताकि आप लोग सीख पाओ, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है। 1 मिनट दोस्तों, एक समस्या इधर भी आ रही है, 1 मिनट मुझे रुकना पड़ेगा। चलिए देखना यहां पर है ना, क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, ठीक है। तो यहां पर 64 क्वेश्चन पे चलते हैं, 1 मिनट, है ना। क्या है, बीच बीच में ये डिस्टर्बेंस आता रहता है ना, इसलिए मेरे को बीच में रोकना पड़ती है क्लास और वापस देखना। 64 है ना, 1 मिनट, ये कौन सा है, 58 है। 64 वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा ध्यान से और करने की कोशिश करिएगा। लिखा है कि निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है कि निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाना चाहिए। एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, या एक दिन में कितने लीटर दूध बेचेगा। तो उपरोक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर यहाँ पर संकेत है ना। तो आप लोग बताइएगा कि सवाल है, इसमें ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता यानी किस स्किल में निपुण होने की ओर ये संकेत कर रहा है, ये जो प्रश्न है उसको सोल्व करने में, ठीक है। तो 64 का आंसर आप लोग कर रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर यहां पर आ जाएगा विश्लेषण। कि यहां विश्लेषण हो रहा है कि 10 दिन में 1410 लीटर, तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 141 लीटर। हाँ ना, क्वेश्चन ये एक ही नियम का बनता है, एक ही नियम में हम लोगों ने सीखा था ऐसा, है ना। ये यहां पर क्या हो रहा है, किस दक्षता की ओर संकेत कर रहा है, तो विश्लेषण वाली जो दक्षता है ना, बच्चे के अंदर जो विश्लेषण करने की जो क्षमता है उसकी ओर ये संकेत कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 करिएगा कि निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में एक सवाल है
कि यहाँ 4 खंबे हैं जिनका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर तथा 235 सेंटीमीटर है। यदि उन्हें समान लंबाई टुकड़ों में काटना है तो यह सवाल पूछा गया है। किसके लिए पूछा गया है? आपके 4 ऑप्शन है कि उसने कहा है कि HCF और LCM पर आधारित शब्द समस्याओं का अभ्यास देने के लिए यह सवाल पूछा गया है, या गुणक और गुणज के ज्ञान की परीक्षा के लिए पूछा गया है, या HCF ज्ञात करने के कौशल की जांच के लिए पूछा गया है, या सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर इसका 65 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर देखो कि कक्षा 5 में जो सीखी गई संकल्पनाएं हैं उनका प्रयोग करते हुए समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाने के लिए दिया गया है। जैसे कि ये जो बोल रहा है 105, 215, 150 और 235 में समान लंबाई टुकड़ों में अगर काटना है तो ये जो बोला गया है ये पिछली संकल्पनाओं को प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो लोग अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं वो कर सकते हैं। मैथ्स का शानदार कोर्स, वहां पर सब कुछ आपको चैप्टर वाइज बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया गया है। सारा मैटर मैथ्स का वहां पर अवेलेबल है। तो जिन लोगों को शुरुआत से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, वो स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। 999 की जगह 499 पूरा प्राप्त कर सकते हैं 31 दिसंबर से पहले। फिर ये प्राइस आपकी 1000 हो जाएगी। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहें जल्दी करें। और पेड क्लास में आप लोगों को 0 to हीरो बैच अवेलेबल है, बिल्कुल बेसिक से 100+ वीडियोस आपको भी मिल जाएंगे। उसमें पेडागोजी के वीडियो अभी 2-4 ऐड हैं और धीरे धीरे करके पूरी पेडागोजी ऐड हो जाएगी। उससे पहले आप मैथ्स पढ़ सकते हैं, नंबर सिस्टम से लगाकर ज्योमेट्री तक। लेयर 3 एजुकेशन ऐप के अंदर स्टोर ऑप्शन मिलेगा। 999 की जगह आप मेरे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। डेली की PDF प्राप्त करने के लिए इससे पहले थ्योरी वाली क्लास हो गई है, 35 क्वेश्चन वाली क्लास हो गई, वो नहीं मिली है तो मैसेज कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस है, यानी कि आप एक से अधिक बार उन वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड भी उन वीडियोस को कर सकते हैं। यहाँ 6 महीने की वैलिडिटी आपको मिलेगी, यानी कि 6 महीने तक ये कोर्स आपके पास रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे जैसे आप ऐप डाउनलोड करेंगे यहाँ पर आपको इस तरीके से मिलेगा कि स्टोर ऑप्शन के अंदर आप जाएंगे, सबसे पहला पेज इस तरीके से दिखा। स्टोर ऑप्शन में सारे कोर्स अवेलेबल है। MP टेट मैथ्स का कोर्स है, आप उस पर क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे जाएंगे, 516 रुपए का पेमेंट है, आप कर सकते हैं, है ना। उसमें आप लोकेशन पूछेगा, सिलेक्ट स्टेट करिएगा मध्य प्रदेश, प्रोसीड टू पेमेंट, फोन पे, गूगल पे, ATM, पेटीएम से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। 516 रुपए का भी पेमेंट है। 1 तारीख से 1000 रुपए का पेमेंट यहाँ पर हो जाएगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहे जल्दी करिएगा। हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिएगा, आप लोगों को आगे क्वेश्चन भी इसमें मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, अब इससे आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको पेड क्लास में मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, 125 क्वेश्चन है और इससे कितने 60, 70, 65 हो गए हैं। अब बाकी के क्वेश्चन आपके पेड क्लास में चल ही रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डेली 7:30 बजे आपकी क्लास होती है और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। और जिन दोस्तों को PDF नहीं मिल रही है, ये PDF के लिए मैसेज कर देना, ग्रुप में ऐड हो जाना, ताकि आपकी एग्जाम तक आप क्लास में पढ़ो, है ना। चाहे पेड कोर्स ना ले पाओ, है ना, 500 रुपए में आप ले सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ना ले पाओ तो रेगुलर क्लास चल रही है 7:30 से 9 बजे तक, वो भी आप पढ़ो, आपको कम से कम वो तो फायदा होगा। ये फ्री क्लास तो आपकी 2 साल से चल रही है, वो तो आप पढ़ें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय दोस्तों, धन्यवाद।